हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। देखो, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 जुलाई 2024 के एक्सप्लेन्ड पेज के दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में, जो कि हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो एस्पेक्ट रहेगा आपका एपीहेलियन से रिलेटेड, क्या है ये कॉन्सेप्ट, साथ ही साथ अर्थ के डिस्टेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ता है और इस डिस्टेंस के चेंजेस के चलते हमारे यहाँ पर क्या वेरिएशन देखने को मिलते हैं अर्थ सरफेस पे, वो हम समझेंगे। साथ ही साथ दूसरा जो हमारा आर्टिकल रहेगा वो रहेगा कि चाइना साउथ ईस्ट एशिया में लगातार अपना एक्सपेंशन कर रहा है। ठीक है, क्या अभी तक उसने डेवलपमेंट कर लिए हैं, क्या अभी एस्पेक्ट्स हैं, क्या चाइनीज इंटरेस्ट है और साथ ही साथ हमारे ऊपर इसका क्या इंपैक्ट है या फिर हमारे लिए क्या कंसर्न्स हैं। क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया में चाइना की प्रेजेंस और मलक्का स्ट्रेट वाले एरिया में चाइना की अपनी खुद की पोजीशन को ज्यादा स्ट्रांग होते हुए देखें तो हमारे लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ चिंता की बात है। जानेंगे इस मुद्दे को पूरा डिटेल में। आगे बढ़ने से पहले देखो, आपको प्रतिज्ञा दिवस के मौके पर जो ऑफर्स दिए गए हैं उनके लिए केवल 2 दिन बच गए हैं अब। ठीक है, तो बिल्कुल भी देरी मत करो। ठीक है, प्रारंभ ज्वाइन करना चाहते हो तो भी फैसिलिटेट किया जा रहा है और बीए डिग्री वाला प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो भी आपको अच्छा खासा डिस्काउंट दिया जा रहा है। और इधर देख सकते हो आप संकल्प के इंग्लिश हिंदी, ठीक है, आप प्रहार के दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हो। टाइटन 4.0, प्रहार 2 3.0, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको अच्छी खासी डिस्काउंट दी जा रही है। और कोई भी डाउट हो तो आप ये कांटेक्ट नंबर है, आराम से इंक्वायरी कर सकते हो, कोई भी अगर इश्यू आए तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज तो एपीहेलियम। देखो, होता क्या है कि अर्थ सन के चारों तरफ एक एलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करती है, ये तो आपको पता ही है। बट पॉइंट इज कि एलिप्टिकल पाथ ही क्यों है ना? तो इसके लिए सीधा सा लॉजिक ये है कि हमारे सोलर सिस्टम में या फिर पूरे यूनिवर्स के जितने भी सोलर सिस्टम्स है ना, उनमें बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जो कि अपने किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या फिर कहो कि हम हमारी अर्थ की बात करें तो हमारी अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व होती रहती है। तो वो होने को तो सर्कुलर मोशन में जा सकती है, बट वहां प्रॉब्लम क्या आती है कि बहुत सारे प्लैनेट्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, बहुत सारे प्लैनेट एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस डालते रहते हैं। तो उसका नतीजा ये होता है कि एक प्लेनेट अपने ऑर्बिट में जब रिवॉल्व कर रहा होता है सन के चारों तरफ, तो वो अपनी पोजीशन को स्टेबलाइज करने के लिए, अपनी ऑर्बिट को स्टेबल करने के लिए वो एलिप्टिकल पाथ फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। तो सबसे बड़ा फैक्टर तो क्या है कि जो हमारे अर्थ के अलावा जो साथ के दूसरे प्लैनेट्स है ना, उनका ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरी आपको ये पता है रिलेटिविटी थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से एक ऑब्जेक्ट कहीं पर भी मूव करता है तो उसका पूरा असर दूसरे ऑब्जेक्ट्स पर भी देखने को मिलता है। तो एग्जैक्टली वही चीज है। अब हमारे अगर अर्थ सोलर सिस्टम की बात करें तो जुपिटर सबसे बड़ा है, तो वो बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है हमारी अर्थ के इस ऑर्बिट की शेप के ऊपर। इसके अलावा देखा जाए तो ये सर्कुलर पोजीशन से जितना ज्यादा डेविएट करता है, जैसे एक नॉर्मल जो सर्कुलेटरी पाथ हो सकता है, जैसे ये मान लो कि ये सर्कुलेटरी पाथ मोर और लेस है, तो इससे जितना ज्यादा एसेंट्रिसिटी आपकी बढ़ती चली जाएगी ना, उतना ही ज्यादा आपका पाथ एलिप्टिकल होता चला जाएगा। एसेंट्रिसिटी का मतलब क्या है? सिंपल सा कि कोई भी सर्कुलर पाथ से डेविएशन जो होता है उसको एसेंट्रिसिटी बोलते हैं, और जितनी ज्यादा एसेंट्रिसिटी होगी उतना ही ज्यादा आपका डेविएशन होगा सर्कुलर पाथ से। और ये चीज यहां से क्लियर होती है कि एक तरफ तो आप मार्स की एसेंट्रिसिटी देखो कितनी है, 0.094, और प्लूटो की कितनी है, 0.244। तो ऐसी परिस्थितियों में प्लूटो का जो पाथ है ना, वो आपको ज्यादा एलिप्टिकल दिखेगा एज कंपेयर टू मार्स। ठीक है, तो पॉइंट क्या आ रहा है यहां पर क्लियरली कि भाई वाकई में एसेंट्रिसिटी का पूरा असर है। और अर्थ की एसेंट्रिसिटी कितनी है, 0.017। इसका मतलब एलिप्टिकल है, बट सर्कल से ज्यादा डिस्टेंस पर नहीं है, मतलब प्योर सर्कल से थोड़ा सा वेरिएशन है। ध्यान रखें कि सन की जो पोजीशन होती है वो एलिप्स के या एलिप्टिकल जो भी स्ट्रक्चर होती है उसके दो फोकस होते हैं, उनमें से एक फोकस पर हमेशा बनी रहती है। अब सवाल ये आता है कि जब ये एलिप्टिकल पाथ पे अर्थ रिवॉल्व कर रही है, तो जब अर्थ की पोजीशन सन के बिल्कुल पास आ जाती है ना, जब अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस लगभग 147.1 मिलियन किलोमीटर या 147 करोड़ किलोमीटर हो जाती है, लगभग। ठीक है, तो आप मोटी बात करो तो इसको पेरीहेलियन, पेरीहेलियन मतलब पास, नजदीकियां। वहीं पर एपीहेलियन की बात करें तो ये होता है जब 152.1 मिलियन किलोमीटर की डिस्टेंस होती है सन से अर्थ की। ध्यान रखें ये पोजीशन कब बनती है, जनवरी महीना होता है ना, तब तो आपको पेरीहेलियन देखने को मिलता है, और जुलाई का महीना होता है तब एपीहेलियन। तो अभी कल जो फ्राइडे गया है ना,
तो उस दिन आपको एपीहेलियन देखा गया है। इसका मतलब जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर्स होती हैं, सन जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहता है, तो उस समय पर एपीहेलियन डेवलप होता है, और जब सदर्न हेमिस्फीयर में होता है तो पेरीहेलियन होता है। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। डिस्टेंस वाली बात हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। अब इसका इफेक्ट क्या है? देखो नॉर्मली तो हर कोई ये मानता है कि देखो डिस्टेंस का अगर वेरिएशन आ रहा है अर्थ और सन की में, अब यहां पर आप देख सकते हो डिस्टेंस का वेरिएशन सीधा सीधा है, पर इसका मतलब ये है कि क्या वहां पर टेम्परेचर राइज होगा जब अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस कम होती है? तो क्योंकि पेरीहेलियन होता है वो कब होता है आपका? जनवरी महीने में। जनवरी महीने में हमारे तो ठंड पड़ती है, साउथ वाले जो साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में ऑस्ट्रेलिया और ये है, यहाँ गर्मी पड़ती है, तो क्या गर्मी वहां ज्यादा पड़ती है? तो देखो ये मिसकॉन्सेप्ट है। कैसे कि एक तरफ तो चलो ठीक है कि एपीहेलियन पे अभी अर्थ है, तो नो डाउट सनलाइट हमें जितना रिसीव होती है एवरेज उससे 7% कम मिलेगी, बट पॉइंट इज कि अर्थ अपनी एक्सिस पे टिल्टेड भी तो है। अर्थ कौन सा अपनी एक्सिस पे बिल्कुल स्ट्रेट रिवॉल्व कर रही है? अर्थ अपनी एक्सिस पे टिल्ट भी तो कर रही है, तो उसकी वजह से भी वो जो वेरिएशन 7% का आपको दिखाई दे रहा है वो मोर और लेस कॉम्पनसेट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वेरिएशन ज्यादा दिखाई नहीं देता। हाँ ये बात सही है कि अर्थ का पाथ अगर थोड़ा सा चेंज हो जाए, जैसे कि या तो कंप्लीटली सर्कुलर हो जाए या फिर और ज्यादा एलिप्टिकल हो जाए, तो क्या वेरिएशन आ जाएंगे? तो इसके लिए जो जो आप कह सकते हो, जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनका ये ओपिनियन है कि अर्थ का पाथ अगर सर्कुलर हो जाए ना, तो सबसे पहला काम तो ये होगा कि हमारी जो सीजन्स की लेंथ है ना, कि कभी हम देखते हैं कि स्प्रिंग और समर की लेंथ है वो मोर और लेस आपको ज्यादा दिखेगी विंटर्स के कंपैरिजन में, तो उसमें आपको स्टेबिलिटी दिख जाएगी कि हाँ जी आपको एक फिक्स टाइम की आपको समर दिख जाएगी कि समर आ रही है, समर जा रही है, दोनों के अंदर कितना वेरिएशन आ रहा है, तो वो वेरिएशन मोर और लेस फिक्स हो जाएगा क्योंकि सन आ जाएगा सेंटर में और उसके चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व करेगी। बट यहां पर सर्कुलर पोजीशन में आने से बोला इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना फर्क उससे पड़ेगा अगर एसेंट्रिसिटी बढ़ गई, तो उसके चक्कर में क्या हो जाएगा कि ज्यादा गर्मी महसूस करनी पड़ेगी और ज्यादा सर्दी महसूस करनी पड़ेगी। कैसे? क्योंकि एसेंट्रिसिटी बढ़ी तो सीधी बात है एलिप्टिकल पाथ आपका ज्यादा बनेगा और यहां पर फोकस पर सन होगा, तो ये वाली डिस्टेंस तो आपकी मोर और लेस आपको क्या कहती है वेरिएशन आएगी, और ये वाली डिस्टेंस आपको कितनी ज्यादा देखने को मिल जाएगी। सो द पॉइंट इज कि अर्थ यहां पर होगी तो ठंड जबरदस्त पड़ेगी और अर्थ यहां पर होगी तो आपको गर्मी महसूस ज्यादा करनी पड़ेगी। तो ये जो वेरिएशन आएगा ना वो किस पे डिपेंड करेगा? वो एसेंट्रिसिटी पे डिपेंड करेगा। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है, कि अर्थ का अगर सर्कुलर शेप में आ जाना हो जाए तब तो ठीक है, बट एसेंट्रिसिटी अगर बढ़ गई ना तो आप देखोगे कि उसी तरीके से ज्यादा एलिप्टिकल शेप आपके स्ट्रक्चर बनती चली जाएगी और उसका असर फिर हमारे एटमॉस्फेयर में हमारी क्लाइमेट पे सीधा देखने को मिल जाएगा। तो मुद्दा क्या है यहां पर? एसेंट्रिसिटी वेरिएशन का है। ठीक है, ठीक है जी, एकदम क्लियर, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। और दूसरा ये बताया जा रहा है कि ज्यादा गर्मी ज्यादा सर्दी है तो एडवांसमेंट में प्रॉब्लम करेगी, क्योंकि आपकी क्लाइमेट अगर स्टेबल होती है तभी तो आप प्रोग्रेस कर सकते हो, और साथ ही साथ एडवांस सिविलाइजेशन डेवलप नहीं हो पाएगी क्योंकि फिर बाद में आप आराम से काम भी नहीं कर पाओगे। गर्मी तो गजब, ठंडी तो कड़ाके की ठंड। ठीक है, तो ये आपका हो गया एपीहेलियन। अब चलते हैं चाइना वाले मुद्दे पे। होता क्या है कि अभी चाइना अपनी तरफ से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत बहुत अग्रेसिवली काम करने की कोशिश कर रहा है। वो बात अलग है कि जिन कंट्रीज में वो इन्वेस्ट करना चाहता है वहां पर इतनी फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती। अभी क्या होता है, चाइनीज प्रीमियर ली कियांग जो है वो मलेशिया की विजिट पे जाते हैं और वहां पर उनका ये टारगेट रहता है कि कैसे भी करके मलेशिया, लाओस और थाईलैंड इनका एक रेल नेटवर्क प्रॉपर्ली डेवलप किया जाए, जिससे कि चाइना की कनेक्टिविटी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ प्रॉपर डेवलप हो जाए। अब मलेशिया में क्या है, एक रेल नेटवर्क ऑलरेडी वहां पे चल रहा है, ठीक है, जिसमें चाइना का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, जिसका नाम है ईस्ट कोस्ट रेल लिंक। अब चाइना क्या चाह रहा है कि इस रेल लिंक के अंदर मलेशिया जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसके अंदर चाइना का भी एक बहुत बड़ा रोल हो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत, जिसके चलते चाइना क्या कर रहा है, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इन कंट्रीज में जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है वहां पर। अब ये जो ECRL है, पहले तो हम इसको समझ लेते हैं कि ये क्या है। अब यहां पर आप देखो ये मैप है, इसमें चाइना चाहता है एक पैन एशियन रेलवे नेटवर्क डेवलप करना, जिसके तहत चाइना मलक्का स्ट्रेट में यहां तक आना चाहता है, सिंगापुर तक, जिसमें 3 ब्रांचेज उसने डेवलप कर रखी है, एक तो वेस्टर्न, एक सेंट्रल और एक ईस्टर्न, और फिर एक उसका एक्सटेंशन। इस तरीके से वो नेटवर्क डेवलप करना चाह रहा है। चाइना की कुनमिंग सिटी है साउथ चाइना में, वहां से बैंकॉक तक और बैंकॉक से लेकर के और फिर सिंगापुर तक अपनी एक्सटेंशन लेना चाह रहा है। साथ ही साथ बीच में आपका मलेशिया आ ही जाता है। अब देखो इसमें मुद्दा क्या आ रहा है
कि चाइना लेड ये पैन एशियन रेलवे नेटवर्क डेवलप करने का जो मैकेनिज्म है, इसमें मेन टारगेट है कि रेल नेटवर्क वहां पर डेवलप कर लिया जाए, और ये लगभग $10 बिलियन का प्रोजेक्ट बताया जा रहा है, राइट। इसमें देखा जाए तो चाइना की कुनमिंग सिटी से लेकर के सिंगापुर तक का एक्सटेंशन हमने अभी मैप पे देख लिया। ये 665 किलोमीटर लंबी ये रेलवे नेटवर्क डेवलप होगी, जिसमें एक तरफ तो आपका जो कोटा बारू है, कोटा बारू का मतलब हो गया आपका ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का में मलेशिया की जो वेस्टर्न कोस्ट है, यहां पर ये कोटा बारू है, यहां पर जहां पे ये सारा डेवलपमेंट करने की बात हो रही है, या फिर जो प्रोजेक्ट जो है, जो अभी एक तरीके से कहते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट सेरेमनी में ली कियांग वहां पर पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंचे थे। ठीक है, अब ये प्रोजेक्ट रुका क्यों? वैसे तो ये प्रोजेक्ट देखो 2017 में स्टार्ट हो गया था, पर ये रुका क्यों? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो क्या है कि फंडिंग जो आती है ना, उसकी वजह से चाइना की तरफ से इंटरेस्ट ज्यादा लेता है, और दूसरा यहाँ पर यह है कि डिमांड को लेकर के, और वही बात है कि चाइना डेट ट्रैप में फंसाने की कोशिश करता है, तो वो सारे एस्पेक्ट यहाँ पर आ जाते हैं। तो आप देखोगे कि 2018 में ही मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर महातिर मोहम्मद ने ये कह दिया था कि चाइना को भी ये समझना चाहिए कि भाई हमारे कंट्री की इतनी क्षमता नहीं है कि आप इतने महंगे प्रोजेक्ट हमारे यहाँ पर ला दो, नहीं तो हम बैंकक्रप्ट हो जाएंगे। पर ये प्रोजेक्ट फिर रिज्यूम हो जाता है 2020 में। अब टारगेट ये है कि 2027 तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया जाए, बट इसमें कई हर्डल्स हैं जो हम आगे देखने वाले हैं। अब ये पैन एशियन रेलवे नेटवर्क है, ये क्या है इसको हम समझे तो चाइना चाहता है देखो कि एशियन कंट्रीज और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ में अपना एक बड़ा नेटवर्क डेवलप करे, जैसे कि एससीओ के थ्रू सेंट्रल एशिया में, और आसियान कंट्रीज जो उनके उनके साथ में साउथ ईस्ट एशिया में अपनी कनेक्टिविटी इंश्योर कर ले। इससे क्या होगा, एक रेल नेटवर्क डेवलप होगा तो चाइनीज गुड्स हैं वो आराम से दूर दूर तक फैल पाएंगे। अब इसमें मैंने आपको बताया ही कि जो साउथ ईस्ट एशिया वाला एक्सटेंशन है, इसके अंदर क्या कर रहा है चाइना अपनी साउथ में जो कुनमिंग सिटी है वहां से लेकर म्यांमार और थाईलैंड तक कनेक्टिविटी देना चाह रहा है। सेंट्रल लाइन है उसमें लाओस और थाईलैंड से देना चाह रहा है, और ईस्टर्न में वियतनाम, कंबोडिया और थाईलैंड। यहां से आप इजीली समझ पाएंगे कि ये है आपकी, यहां से एंट्री हुई म्यांमार में, म्यांमार से थाईलैंड में आप पहुंच गए वेस्टर्न से। फिर आप सेंट्रल से कहां जा रहे हो, सेंट्रल से आप लाओस, लाओस से थाईलैंड में आ गए, और फिर ईस्टर्न से जाओगे तो वहां पर वियतनाम, कंबोडिया, और फिर उसके बाद में थाईलैंड। अल्टीमेटली पहुंच गए कहां पर, बैंकॉक। अब यहां से बैंकॉक के बाद में फिर मलेशिया तक आप और सिंगापुर तक आप एक्सटर्नल और एक्स्ट्रा कनेक्टिविटी दे रहे हो। अब ये यहां पर पॉइंट क्या रहा है कि मलक्का स्ट्रेट जो है ना, वो आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट एक पोजीशन पे आ जाती है, जिसके थ्रू बहुत सारा ट्रेड होता है वर्ल्ड का, लगभग 30%। तो चाइना बिल्कुल भी इसको हल्के में नहीं लेना चाहता, और इंडिया वाला एंगल हम कई बार कई शॉर्ट्स में, कई वीडियोस में हम डिस्कस कर ही चुके हैं। अब इसके अलावा देखा जाए तो ये करंट स्टेटस क्या है, करंट स्टेटस देखो ये कहता है यहां पर कि जो लाओस वाला सेक्शन है ना, वो तो देखो 2021 में काम करना शुरू कर गया, बट बाकी जो सेक्शन है वहां पर कॉस्ट की प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, बताया जा रहा है थाईलैंड चाइना वाला जो सेगमेंट है वो 2028 तक कंप्लीट हो जाएगा, बट अगेन प्रॉब्लम ये आ रही है कि वहां पर प्रोजेक्ट से पैसा भी लगेगा और उससे रिटर्न भी आने का डर बना रहता है। ऐसे में एक बुक बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है यहाँ पर, राइटर का नाम यहाँ पर आप देख सकते हो, जोनाथन ई हिलमैन, इनकी द्वारा बुक लिखी गई है एम्परर्स न्यू रोड, चाइना एंड प्रोजेक्ट ऑफ सेंचुरी। इसके अंदर ये बोला है कि रेलवे ट्रैक चाइना डेवलप तो कर देगा, बट प्रॉब्लम ये आएगी कि चाइना का ये जो रेल नेटवर्क डेवलप करने का प्रोजेक्ट है ना, ये यहां से ओशन के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म है उसके लिए कॉम्प्लीमेंट भले ही कर देगा, सपोर्ट भले ही कर देगा, बट उसको रिप्लेस करने की क्षमता नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि रेलवे नेटवर्क की कॉस्टिंग आपको वाटर ट्रांसपोर्ट के कंपैरिजन में ज्यादा मिलेगी। साथ ही साथ डिमांड की कमी आ रही है, तो इस चक्कर से बोले इस प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगाना भी बहुत बड़ा काम है और पैसा निकालना भी बहुत बड़ा काम यहां पर हो जाएगा। इसके अलावा ये चाइना का इंटरेस्ट की बात करें तो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत अनाउंस होया हुआ प्रोजेक्ट नहीं है साउथ ईस्ट एशिया वाला। ये तो 2007 में आसियान समिट के टाइम पे जब चाइनीज प्रीमियर वेन जियाबो आए थे ना, जियाबाओ, तो उन्होंने ही वहां पर उस टाइम पे अनाउंस कर दिया था। बट अगेन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जब अनाउंस हुआ शी जिनपिंग के रिजीम में, तो इसको एक प्रमोशन देने का काम अब ज्यादा से ज्यादा चल रहा है। अब देखो चाइना क्या चाहता है, सबसे पहली चीज साउथ ईस्ट एशिया में अपनी डोमिनेंस बनाए रखना चाहता है, क्योंकि चाइना इकोनॉमिकली भी डोमिनेट करता है। आप यहां पर देखो कि इन दोनों रीजन्स में चाइना और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड है वो $911.7 बिलियन का है 2023 का, और ये लगातार 4 साल में सबसे ज्यादा ट्रेड हो रहा है। तो ऐसे में चाइना अपनी पोजीशन को और ज्यादा स्ट्रांग बनाना चाहता है। बुद्धिज्म के चलते वहां पर कल्चरल टाइज भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा चाइना जो है वो लगातार इस रीजन को अपनी तरफ से पकड़ में रखना चाहता है कि ये प्रोजेक्ट जो है ये उन कंट्रीज में हम डेवलप कर रहे हैं जो कि कॉलोनियल रिजीम के समय या फिर कॉलोनियल टाइम के समय बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज का सामना कर पाए। तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं चाइना प्लस में लेना चाहता है। बट सही मायने में देखा जाए तो चाइना यहां पर एक तो डेट ट्रैप पॉलिसी खेलना चाह रहा है, दूसरा साउथ चाइना सी में जो भी अपनी तरफ से क्लेम कर रहा है चाइना लगातार, और जिसके चलते वहां पर साउथ चाइना सी
सी से बॉर्डर शेयर करने वाले कंट्रीज, जिसमें वियतनाम भी आ गया, इधर से फिलीपींस भी आ गया, इन कंट्रीज के बीच में जो डिस्प्यूट है उसको थोड़ा सा डाउन करना चाहता है। और कंट्रीज जो है साउथ ईस्ट एशिया के, वो कहीं ना कहीं नर्वस भी फील करते हैं कि यार ये तो एक तरफ से इकोनॉमिकली हमें फंसा रहा भी है और दूसरी तरफ से स्ट्रेटेजिकली यहाँ पर हमारे आइलैंड्स वो भी कैप्चर करना चाहता है। अब देखो डेट ट्रैप पॉलिसी की जब बात आती है तो उसमें सिंपल सा ये होता है, चाइना क्या करता है, लोन देता है गरीब देशों को और वो भी हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर, और फिर उसके बाद में जब वो पैसा रिटर्न नहीं कर पाते हैं तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को चाइना कैप्चर कर लेता है। जैसे कि पाकिस्तान के ऊपर सवाल उठने लग गया, मलेशिया पर भी बहुत बार सवाल उठते हैं, और भी आप अफ्रीकन कंट्रीज का नाम उठा सकते हो। तो कुल मिलाकर के चाइना वैसे तो रिजेक्ट करता है इस ब्लेम को, बट मोटी बात यहां पर आती है कि चाइना कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करना चाहता है। अब देखो इंडिया की बात करें तो चाइना देखो चारों तरफ अपना इन्वेस्टमेंट इस तरीके से कर रहा है जिसके चलते एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना ले और इंडिया के लिए ये कहीं ना कहीं कैप्चर करने वाली पोजीशन बन जाती है, क्योंकि इंडियन ओशियन में इंडिया की जो लेगेसी है उसको चैलेंज करने की कोशिश चाइना पूरा कर रहा है। वो बात अलग है कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में चाइना को काउंटर करने में इंडिया भी कोई कमी नहीं छोड़ रहा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये अपने आप में बड़ी कंसर्निंग बात हमारे लिए भी, बट पॉइंट इज कि चाइना किस तरीके से अपने डेवलपमेंटल एस्पेक्ट में आगे बढ़ रहा है। अब देखो आपके लिए एक क्वेश्चन है, जब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात आ गई तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, और कल वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर है डी, दोनों स्टेटमेंट ही गलत थे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।